हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक का नाम होगा मैग्नेटिक टॉर्क। किस पर? एक कोई करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कॉइल है, किसके अंदर? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो उस पर हम क्या निकालेंगे? मैग्नेटिक टॉर्क निकालेंगे, मतलब चुंबकीय बल आघूर्ण। तो यहाँ पे हमारे पास टॉपिक का नाम क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक टॉर्क on a current carrying rectangular coil in uniform magnetic field। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या निकालेंगे? मैग्नेटिक टॉर्क। किस पे? करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कॉइल के ऊपर। मतलब कोई एक समान चुंबकीय क्षेत्र के अंदर कोई धारावाही वर्ताकार यहाँ पे कोई भी रेक्टेंगुलर कॉइल यहाँ पे रखी गई है, तो हम उसके ऊपर क्या निकालेंगे? यहाँ पे मैग्नेटिक टॉर्क, मतलब चुंबकीय बल अपन यहाँ पे निकालेंगे। तो याद रहे कि यूनिफॉर्म का मतलब एक समान चुंबकीय क्षेत्र, टॉर्क का मतलब बल आघूर्ण, यूनिफॉर्म करंट कैरिंग का मतलब आयताकार धारावाही कुंडली है यहाँ पे। तो देखिए, जैसे अपने को बताया गया है उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले अपन यही करते हैं, जो कंडीशन दी जाती है उसका डायग्राम बनाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे डायग्राम देखिए क्या होगा कि जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड ले लिया है इस प्रकार से, ये N हो गया है और ये S हो गया है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे होती है, सभी को पता है, नॉर्थ से साउथ होती है। यहाँ पे हमने कोई भी एक क्या ले ली है? रेक्टेंगुलर कॉइल ले ली है। ठीक है, जिसमें करंट कैरिंग बोल रहे हो तो करंट कैरिंग आई करंट क्या हो रहा है? इसमें फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो इसका नाम दे दिया हमने PQRS। ये किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखी हुई है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे रेक्टेंगुलर कॉइल रखी हुई है, इसका मतलब रेक्टेंगुलर हो गए तो इसके अंदर कितने कंडक्टर हो गए? 4 हो गए हैं, PQ, QR, RS और SP। 4 कंडक्टर हो गए हैं, और वो करंट जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो 4 करंट कैरिंग कंडक्टर हो गए कि नहीं हो गए? हो गए ना। अपन ने कल टॉपिक किया था कि कोई करंट कैरिंग कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उसमें क्या लगता है? मैग्नेटिक फोर्स कितना लगता है? ILB sin थीटा लगता है, लगता है। तो यहाँ पे 4 कंडक्टर हैं, तो कॉइल रखने का मतलब 4 कंडक्टर रखेंगे, 4 करंट कैरिंग, तो चारों में क्या लगेगा? मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स चारों पे अलग अलग निकाल देंगे। मैग्नेटिक फोर्स ऑन, पहले किस पे निकाल लीजिए? PS पे निकाल लीजिए, PS कंडक्टर, मतलब मैं इसको नाम देता हूं F1। तो F1 इक्वल टू क्या आ जाएगा? यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है? I तो I है, L की जगह मान लीजिए इसकी लेंथ L है और ब्रेड्थ कितनी है? D है। तो I लेंथ कितनी है? PS की, L PS की लेंथ L है, तो IL B मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे इस प्रकार से। ठीक है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, B मैग्नेटिक फील्ड है, तो IL B sin थीटा। थीटा का मतलब यहाँ पे B ऐसे है तो L ऐसे है, L और B के बीच का एंगल कितने का बना? देख लीजिए यहाँ पे कितने का बना है? 90 का बना है, तो ILB sin 90। तो F1 इक्वल टू क्या आ गया? ILB आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ गया। डायरेक्शन किधर होगी? अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। बताया था लेफ्ट हैंड रूल लगता है, तो क्या बताया था? फर्स्ट फिंगर किधर होनी चाहिए? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड किधर है? नॉर्थ से साउथ। करंट किधर है? सेंट्रल फिंगर नीचे की तरफ। तो एल यहाँ पे नीचे की तरफ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? फोर्स कितना लगेगा? बाहर, मतलब आउटवर्ड लगेगा। तो ऐसे लाइन में ड्रॉ कर नहीं सकता, तो इसको हम मैं ऐसे इस प्रकार से दिखाता हूँ F1। तो यहाँ पे लिख देंगे आउटवर्ड। ठीक है, इसी प्रकार से हम यहाँ पे क्या निकालेंगे? मैग्नेटिक फोर्स ऑन किसके ऊपर? SR के। SR कंडक्टर पे करोगे तो क्या आ जाएगा? इसका नाम F2 दे देता हूँ मैं, तो F2 इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास? यहाँ पे देखिए I की जगह I होगा, L की जगह लेंथ थी यहाँ पे, लेंथ कितनी है? B।
बी साइन, मान लीजिए कितने का बन रहा है थीटा का, तो ये यहाँ पे कितने का थीटा का, तो साइन थीटा। इक्वेशन नंबर क्या आ गया आपके पास 2 आ गई है। ठीक है, अब इसकी डायरेक्शन करोगे तो मतलब ये तिरछी बनाने का मतलब ये डायरेक्शन किधर है, अंदर की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर और करंट किधर है, अंदर की तरफ, तो फोर्स किधर हुआ, नीचे, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, डाउनवर्ड। तो ये इसकी डायरेक्शन कितना आ गई है, डाउनवर्ड आ गई है। इसी प्रकार से मैग्नेटिक फोर्स ऑन, अब की बार डाउन यहाँ पे ऐसे लिखा लीजिए F2, और अब की बार किस पे, RQ पे, RQ कंडक्टर F3 बोल दीजिए, तो F3 इसलिए तो क्या आ जाएगा I, यहाँ पर ये है तो ये भी कितनी होगी, L हो जाएगी, L B साइन, यहाँ पे कितना 98 हो लीजिए, तो क्या आ जाएगा F3 इक्वल टू ILB। इक्वेशन नंबर क्या आ गई है, 3 आ गई है, तो क्या आ जाएगा, फ्लेमिंग लैप एंड रूल, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे ही, करंट अब की बार किधर है, ऊपर की तरफ, तो फोर्स किधर लगा, इनवर्ड, अंदर की तरफ। फोर्थ, मैग्नेटिक फोर्स ऑन किस पे, QP कंडक्टर, क्या आ जाएगा F4, तो F4 इक्वल टू क्या आ जाएगा IBB साइन थीटा। इक्वेशन नंबर क्या आ गई है, यहाँ पे 4 आ गई है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए 4 आ गई, तो एंगल यहाँ पे थीटा बना, तो यहाँ पे डायरेक्शन किधर गई, डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये, और करंट बाहर की तरफ, तो फोर्स किधर होगा, अपवर्ड, यहाँ पे दिखाया नहीं था इनवर्ड, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अपवर्ड। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे आ गया, तो टोटल फोर्स क्या हो जाएगा, टोटल फोर्स F इक्वल टू F1 प्लस में F2 प्लस में F3 प्लस में F4 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा 0, देख लीजिए मैं आपको समझाता हूँ, क्योंकि नीचे F2 जितना लग रहा है उतना क्या है, F4 है। F2 और F4 देखिए, F2 और F4 दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो डायरेक्शन क्या हो गई है, अपोजिट। तो अगर डायरेक्शन सेम, डायरेक्शन अपोजिट और मैग्नीट्यूड सेम हो तो क्या होता है, टोटल फोर्स क्या होता है, 0, तो ये दोनों कैंसिल आउट कर गए। इसी प्रकार से F1 और F3 की बात कीजिए, F1 और F3 दोनों का मैग्नीट्यूड यहाँ पर भी सेम है, एक आउटवर्ड एक इनवर्ड, तो ये भी अपोजिट डायरेक्शन हो गई है, ये भी क्या हो गई, कैंसिल आउट। मतलब ये दोनों F3 तो ये दोनों आपस में क्या कर जाएंगे, कैंसिल आउट कर जाएंगे, तो टोटल फोर्स आपके पास कितना बचा, यहाँ पे 0 बचा। तो आप कह सकते हैं कि कोई करंट कैरिंग कॉइल किसी मैग्नेटिक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखी जाती है, तो उस पर टोटल फोर्स क्या होते हैं, 0 होते हैं, क्योंकि ऑल फोर्सेज आर कैंसिल आउट टू ईच अदर। ठीक है, अब यहाँ पे हमने तो फोर्स बताया, हमें एक्चुअली क्या निकालना था, टॉर्क निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको पहले बताया था टॉर्क की, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर निकाला था। टॉर्क क्या होता है, किसी बॉडी के ऊपर अगर फोर्स लगता है और उस फोर्स के कारण अगर वो बॉडी रोटेट हो जाती है तो उसमें क्या प्रोड्यूस हो जाता है, टॉर्क प्रोड्यूस हो जाता है। तो ये बात यहाँ पे लिखेंगे भी कि टोटल फोर्स 0 है। फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे कि आप देख रहे हो, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई कॉपी है, तो आपको ऊपर नीचे फोर्स लग रहा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, परंतु कॉपी पे एक बाहर की तरफ एक अंदर की तरफ, तो कॉपी क्या हो जाती है, घूम जाती है। कॉपी एक रेक्टेंगुलर कॉइल तो है, तो वो क्या हो जाएगी, घूम जाएगी। तो फोर्स लगने के कारण, कौन से फोर्स के कारण, F1 और F3 के कारण। तो फोर्स के कारण टोटल फोर्स तो 0, पर उसके कारण क्या हो रही है, रोटेट हो रही है कॉइल, और कॉइल रोटेट हो रही है तो उसमें क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, मैग्नेटिक टॉर्क। क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स के कारण टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है तो उसका नाम क्या हो गया, मैग्नेटिक टॉर्क, मतलब चुंबकीय बल का नाम हो गया है। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे थोड़ी लिखनी पड़ेगी। बट ड्यू टू द F1 and F3 the coil is rotated, so in which a magnetic torque is produced because direction of F1 and F3 have equal magnitude and opposite direction। ये बात सबसे पहले भी थी, लिखने की डायरेक्शन लिखने की कोई जरूरत भी नहीं है ज़्यादा। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ी लिखेंगे। उसके बाद क्या निकालेंगे हम, मैग्नेटिक टॉर्क। मैग्नेटिक टॉर्क को हम यहाँ पे टॉर्क से लिखते हैं, पता है टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स इनटू विद परपेंडिकुलर डिस्टेंस। पता है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके परपेंडिकुलर, मैंने आपको पहले बताया था, फोर्स के। किसके, फोर्स के परपेंडिकुलर। तो फोर्स तो आपका कौन सा फोर्स, F1 ले लो चाहे F3 ले लो। ठीक है, F1 फोर्स ऐसे है तो उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाली तो बनी, PM ले लेता हूँ। कौन सी के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस से, PM बनी है।
ठीक है। तो ये वाला जो डायग्राम है ऊपर का मैं थोड़ा सा अलग से बना के दिखा देता हूँ आपको, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये एक बार ये मिटा देता हूँ। देखिए ये ऊपर वाला हिस्सा इस प्रकार से है पी क्यू, और आपको क्या निकालना है, ये निकालना है पी एन। ये तो देख लीजिए ये डिस्टेंस कितनी है पी, और ये थीटा है, तो ये कितने का होगा यहाँ पे थीटा का, तो ये लेंगे कितने का थीटा का। तो आपको ये निकालना है पी एम, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी है यहाँ पे पी एम है। ठीक है, ये निकाल लिया। तो उसके बाद हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे बाय ट्रायंगल क्यू पी एम। तो आपको जो निकालना होता है ऊपर जो दे रखा होता है वो नीचे पी क्यू, क्या बना बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, क्या बना कोस थीटा। तो पी एम इक्वल टू क्या है पी क्यू कितनी है बी, तो बी कोस थीटा आपके पास आ गई। तो इसलिए टॉर्क कितना आ जाएगा, टॉर्क की वैल्यू होती है यहाँ पे फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स कितना था, कौन से फोर्स के कारण F1 और F3, F1 और F3 कितने आया था ILB, तो क्या है ILB हो गया। ये इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आ गया बी कोस थीटा, ये आपके पास आ गया। आपको पता है हेयर लेंथ इंटू में ब्रेड्थ, एल इंटू में ब्रेड्थ, लेंथ क्या है लेंथ कॉइल की लेंथ है बी, क्या यहाँ पे ब्रेड्थ है, लेंथ इंटू में ब्रेड्थ क्या था एरिया, तो इक्वल टू क्या आ जाएगा आई ए बी कोस थीटा, ये आपके पास आ गया है। ठीक है, ये क्या आ गया है मैग्नेटिक टॉर्क। परंतु मान लीजिए यहाँ पे तो हमने एक मतलब नंबर टर्न बताया, एक फेरा बताया, अगर मान लीजिए n नंबर ऑफ टर्न्स हो, n फेरे हो तो क्या आ जाएगा 4 n नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल, कॉइल के अंदर नंबर टर्न्स हो तो देन क्या होगा टॉर्क इक्वल टू क्या आ जाएगा n i a b cos थीटा। और हमें पता है, आपको बता देता हूँ हेयर एन आई ए क्या होता है एम मैग्नेटिक मोमेंट, मतलब चुंबकीय आघूर्ण होता है। तो क्या आ जाएगा इसके टो इक्वल टू क्या आ जाएगा एम बी कोस थीटा, ये आ गया आपके पास। एक्चुअल में क्या होता है जो एंगल होता है ना वो एम और बी के बीच में होता है, एम का मतलब एन आई ए, एन आई तो कांस्टेंट है ना, वो स्केलर है, तो आई ए की डायरेक्शन कैसे है बीच की, कोई भी कॉइल अगर इसके बोर्ड की डायरेक्शन कितनी होगी इसके परपेंडिकुलर, तो इसकी डायरेक्शन यहाँ पे किधर होगी, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा था इसकी डायरेक्शन किधर होगी ए की इधर होगी, नहीं होगी ए की कह दो चाहे एम की कह दो। और ये आपका मैग्नेटिक फील्ड था, तो थीटा ये आपका कितना बनाया थीटा, ये रखना है हम मान लेते हैं, तो थीटा की पूरा 90 डिग्री तो होता है, जिसमें यहाँ पे परपेंडिकुलर एंगल होती है, तो पूरा एंगल 90 का है, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 90 माइनस अल्फा, तो क्या आ जाएगा थीटा की वैल्यू दिखा लीजिए 90 माइनस अल्फा, तो टॉर्क इक्वल टू क्या है एम बी कोस 90 माइनस अल्फा, तो टॉर्क इक्वल टू क्या आ गया एम बी साइन अल्फा, कोस 90 माइनस अल्फा होता है, ये आपके पास आंसर आ गया। टॉर्क इक्वल टू क्या है एम क्रॉस बी आ गया आपके पास, ये आंसर है। ठीक है ना, आप सोच सकते हैं एल्फा में चेंज क्यों करना पड़ा, क्यों, क्योंकि एल्फा ही है एम और बी के बीच में एंगल, नहीं थीटा, थीटा तो किसके बीच में है मतलब जो इसके ब्रेड थे और किसके बीच में मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, हमें किस चीज चाहिए एम और बी, एम का मतलब ए, एम का फॉर्मूला क्या था एन आई ए, तो ए और बी किसके बीच में बी के, तो बी ऐसे और ए ऐसे, तो इनके बीच में एंगल कितने का है एल्फा, इसलिए एल्फा के बीच से हमें यहाँ पे क्या करना पड़ा कन्वर्ट करना पड़ा है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो मैग्नेटिक टॉर्क वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आगे आने वाले टॉपिक में इसी का यूज होगा। याद रखना टॉर्क मैग्नेटिक टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है एम बी साइन अल्फा, या फिर आप ये एन आई ए बी साइन अल्फा आप कर सकते हो। यहाँ पे अगर यहाँ पे पुट करना चाहो तो क्या कर दोगे यहाँ पे एन आई ए बी साइन अल्फा, या कर सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ पे अगर इसमें लास्ट में केस बनाना चाहो तो केस भी बना सकते हो, जैसे केस कई बार बनाया है, केस प्लस थीटा की वैल्यू क्या हो 0 हो तो साइन 0 क्या हो जाएगा 0, इसलिए टॉर्क की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 मिनिमम होगा। और अगर केस साइकिल की बात करो तो थीटा नहीं अल्फा की वैल्यू कितनी हो 90 हो, तो क्या आ जाएगा आपके पास
साइन 90 कितना होता है 1 होता है, 1 होता है, इसलिए टॉर्क इक्वल टू क्या आ जाएगा NIAB मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से टॉपिक था, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से आपको करना है। ठीक है, अब अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो एग्जाम के लायक है, इंपॉर्टेंट है वैसे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्यों बता रहा हूँ क्योंकि अगला जो टॉपिक रहेगा उसमें क्या होगा, वेरी इसी का रोल होगा, ये प्रिंसिपल का काम करेगा, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक का नाम होगा यहाँ पे गैल्वेनोमीटर। सभी ने सुन रखा भी होगा, इसको हम इंग्लिश में हिंदी में बोलते हैं धारामापी। ठीक है, सबसे पहले आपका क्वेश्चन क्या बनता है यहाँ पे कि गैल्वेनोमीटर होता क्या है, तो आप क्या कहोगे, ये एक डिवाइस होता है जो कि क्या काम आता है, स्मॉल करंट को मेजर करने के काम आता है और साथ साथ में करंट की डायरेक्शन भी बताता है। ठीक है ना, कैसे क्या बताता है, करंट की डायरेक्शन, क्योंकि इसमें क्या होता है डिफ्लेक्शन होता है, बीच में जीरो होता है, दोनों साइड में होता है। अगर राइट साइड में डिफ्लेक्शन आता है तो क्या होता है एंटी क्लॉकवाइज, याद रखना एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है करंट की, करंट ऐसे मूव करेगा। ठीक है, अगर क्या होता है डिफ्लेक्शन कैसे होता है, राइट साइड में होता है जीरो से, तो क्या हो जाएगा क्लॉकवाइज, मतलब अब की बार करंट डायरेक्शन की क्या होगी ऐसे। तो मतलब ये डिफ्लेक्शन के आधार पर करंट की डायरेक्शन भी बताता है सर्किट के अंदर कैसे, वो साथ में स्मॉल करंट को मेजर भी करता है। तो आप क्या बताओगे, इट इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू मेजर, व्हिच इज यूज्ड टू मेजर स्मॉल करंट एंड इट आल्सो टेल्स अबाउट द डायरेक्शन ऑफ फ्लोइंग करंट इन द सर्किट। मतलब एक अल्प धारा को मापने के साथ साथ परिवर्तन प्रवाही धारा की दिशा भी बताता है। ठीक है, उसके बाद इसका प्रिंसिपल क्या होता है, तो इसका प्रिंसिपल क्या होता है कि कोई रेक्टेंगुलर कॉइल है ना, या प्रिंसिपल बाद में बताते हैं आपको, तो पहले हमने भी ये तो बता दिया गैल्वेनोमीटर क्या होता है। इसके बाद में यहाँ पे ये बताया कि गैल्वेनोमीटर दो टाइप का होता है, तो यहाँ पे टाइप्स बताई गई थी कि गैल्वेनोमीटर दो टाइप का है। कौन कौन सा है, टाइप्स हैं यहाँ पे दो, फर्स्ट टाइप्स होगी यहाँ पे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, दूसरा होता है मूविंग मैग्नेट गैल्वेनोमीटर। मतलब एक में तो कॉइल मूव करेगी, एक में मैग्नेट मूव करेगा। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हमारे पास यहाँ पे कितने हो गए हैं, दो प्रकार के गैल्वेनोमीटर हो गए, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर और दूसरा टाइप मूविंग मैग्नेटिक गैल्वेनोमीटर। हमारे सिलेबस में सिर्फ कौन सा होगा, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर होगा। कौन सा होगा यहाँ पे, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर होगा, इसको हम पढ़ते हैं। तो इसमें क्या होता है, सीधी सी बात है, नाम के अकॉर्डिंग पता चल रहा है कि वो गैल्वेनोमीटर इसके अंदर कॉइल क्या करती है, मूव करती है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो उसे वो गैल्वेनोमीटर क्या कहलाता है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कहलाता है। इसमें भी फिर दो टाइप बताई गई हैं, एक तो आपका आता है सस्पेंडेड गैल्वेनोमीटर, सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर। इसमें कॉइल क्या होती है, सस्पेंडेड होती है, इसको हिंदी में बोलते हैं निलंबित धारा। दूसरा आपका होता है पिवोटेड कॉइल गैल्वेनोमीटर, इसको किलकित भी बोलते हैं, किलकित धारा, किलकित कुंडली, निलंबित कुंडली धारा, इसमें किलकित कुंडली धारा। इसका दूसरा नाम क्या होता है, वेस्टर्न गैल्वेनोमीटर भी बोल देते हैं, इसको क्या बोल देते हैं, वेस्टर्न गैल्वेनोमीटर। इसका दूसरा नाम होता है डेड विक्ट गैल्वेनोमीटर भी बोल देते हैं इसको, इसके दो तीन नाम हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे दो टाइप के होते हैं, इसमें मतलब किसी फिक्स पॉइंट से मतलब बांध दिया जाता है, इसमें सस्पेंडेड होती है, और परंतु उस दोनों में कॉइल दोनों में घूमेगी, पर दोनों में फर्क है, डायग्राम में आपको बता दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रकार से दो टाइप आप बता सकते हो। तो अपन ने क्या पढ़ा, गैल्वेनोमीटर क्या होता है, उसकी कितने टाइप्स हैं, टाइप्स मैंने बता दिया। यहाँ पे पहली स्टार्टिंग में कॉइल के आधार पे कॉइल मूव कर रही है, मैग्नेट मूव कर रही है। फिर हमने हमारे सिलेबस में कॉइल मैग्नेट कर रही है वो वाला टॉपिक था, तो उसमें दो टाइप आपको यहाँ पे बता दिए। अब यहाँ पे वही बात, पहले हम कौन सा पढ़ेंगे, यहाँ पे सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर, मतलब निलंबित कुंडली धारा मापी हम यहाँ पे पढ़ेंगे। डेफिनेशन तो वो रहेगी, चेंज थोड़ी ना होगी। अब इसका आता है प्रिंसिपल, क्या आता है, प्रिंसिपल आता है। प्रिंसिपल क्या है, अभी मैंने बताया कि जो टॉपिक किया था ना हमने, वही क्या होता है, किसका मतलब प्रिंसिपल होता है क्या, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल व्हेन ए करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कॉइल प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड देन ए मैग्नेटिक टॉर्क इज प्रोड्यूस्ड ऑन द कॉइल। मतलब किसी धारावाही आयताकार कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रख के, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाता है, तो उसमें चुंबकीय बल आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। यही इसी का सिद्धांत है, इसी सिद्धांत पे कार्य करता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, इसका प्रिंसिपल हो गया। उसके बाद इसका आता है वर्किंग। वर्किंग देखिए, वर्किंग में क्या होता है कि इसमें ना स्फेरिकल पोल के दो मैग्नेट लिए जाते हैं इस प्रकार से। ठीक है, एंड से गोलाई में कटे होते हैं, यू शेप अपन बोल सकते हैं, और शू शेप भी बोल सकते हैं। और इसके अंदर यहाँ पे क्या होता है, जो आपको मैंने बताया ना कि आयताकार कुंडली होती है, वो इस प्रकार से रखी जाती है। ठीक है, और इसके अंदर एक सॉफ्ट आयरन पीस रखा जाता है। क्या रखा जाता है, सॉफ्ट आयरन पीस। ये मैं आपको बता देता हूँ क्या है, सॉफ्ट आयरन पीस, मतलब नरम लोहे का टुकड़ा होता है। क्यों रखा जाता है, बाद में बात करेंगे। फिर इसमें क्या होता है कि यहाँ पे एक स्प्रिंग लगी होती है, जो कि किसकी बनी होती है, फॉस्फर ब्रोंज की बनी होती है। किसकी बनी होती है, फॉस्फर ब्रोंज स्प्रिंग। मतलब ये इसका जो मतलब इसकी इलास्टिसिटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा हाई होती है। इसका इलास्टिक कांस्टेंट वैल्यू क्या होती है, हाई होती है, जिससे कि बार बार यूज करने से क्या नहीं होती है, खराब नहीं होती है। ये एक अलॉयज है, धातु है, जो कि अलग अलग मेटल से मिलाकर बनाई जाती है। यही तो लीनी है, समझ गए ना, कि इसका इलास्टिक कांस्टेंट क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। और यहाँ पे एक मिरर लगा होता है। क्या लगा होता है, मिरर लगा होता है। और उसके बाद में यहाँ पे टर्मिनल T1 से जोड़ दिया जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पे जो दूसरी जो एक एंड पे ये हो गया, दूसरा एंड जो एंड ना, उसके भी एक स्प्रिंग लगी होती है। सिंपल स्प्रिंग भी लगा सकते हैं या ऐसी की भी लगा सकते हैं, और उसको यहाँ पे टर्मिनल T2 से क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार से ये यहाँ पे आपके पास क्या बन गया है, गैल्वेनोमीटर। आप इस प्रकार से आप इसको बंद करना दिखाना चाहो तो कर दीजिए। ये आपके पास क्या बन गया है, गैल्वेनोमीटर। ठीक है, इसमें जो करंट फ्लो की बात करें, करंट कैरिंग कॉइल है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पे कह सकते हैं, कॉइल का नाम दे दीजिए PQRS। ठीक है, इस प्रकार से गैल्वेनोमीटर का क्या हो गया है, ये डायग्राम बन गया है। कोई दिक्कत है? अब देखिए, अब हम इसकी वर्किंग की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, वर्किंग की बात करते हैं। ये तो कंस्ट्रक्शन हो गया, सॉरी अभी मैंने वर्किंग में ही डाल दिया था, कंस्ट्रक्शन और वर्किंग, या फिर इसका अलग से पॉइंट दे नाम दे सकते हो, कंस्ट्रक्शन और वर्किंग अभी स्टार्ट कर सकते हो आप। देखिए, जैसे इसमें करंट फ्लो होगा, जैसे इसमें करंट फ्लो होगा, तो करंट कैरिंग कॉइल होगी, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ गया है, और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ गया है, तो कॉइल में क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, टॉर्क। मतलब क्या हो जाएगा, कॉइल क्या हो जाएगी, डिफ्लेक्ट हो जाएगी, मतलब घूम जाएगी। अभी तो टॉर्क प्रोड्यूस होने का मतलब कॉइल क्या हो गया है, घूम गई है। तो यहाँ पे कि जो इसके अंदर क्या क्या प्रोड्यूस हो गया है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। कब जब करंट फ्लो किया तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ऑन कॉइल कितना हो जाएगा भाई, DF दे देता हूँ। क्या होता है डिफ्लेक्टिंग
साइन थीटा एल बार थीटा को यहाँ पे क्या है 90 और डिफ्लेक्टिंग इक्वल टू क्या है 90 देख लीजिए मैंने देखा कैसे इसकी एरिया ऐसे रखे तो ऐसे होगी ना एरिया रखे तो 90 हो गया तो कितना हो गया एन आई ए बी इक्वेशन नंबर क्या आ गया फर्स्ट आ गया। मान लीजिए कितने एंगल से डिफ्लेक्ट करेंगे यहाँ पे डिफ्लेक्टिंग एंगल डिफ्लेक्टर का मतलब विक्षेप डिफ्लेक्शन का मतलब होता है विक्षेपण क्या होता है डिफ्लेक्टिंग का मतलब क्या होता है विक्षेपण विक्षेपित हो गई तो डिफ्लेक्टिंग एंगल का मतलब क्या होगा यहाँ पे विक्षेपण कोण जिसको मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ फाई से नोट कर लेता हूँ किससे कर लेता हूँ फाई से नोट कर लेता हूँ कोई दिक्कत है। उसके बाद डिफ्लेक्ट हो गई है मान लीजिए फाई एंगल से डिफ्लेक्ट हो गई है तो जो स्प्रिंग लगी है कॉइल के दोनों और ये स्प्रिंग क्या करेगी कॉइल को वापस घूमना जैसे आपके पास कोई है स्प्रिंग लगी उसको घुमा दो तो स्प्रिंग क्या करेगी वापस घुमा देगी ना उसको तो मतलब कॉइल एक बार घूमने के बाद दोबारा वापस घूम गई है वापस घूम गई है मतलब क्या हो गई कॉइल रिस्टोर हो गई है तो दोबारा घूमे तो दोबारा टॉर्क प्रोड्यूस हो जाएगा। अब उसका नाम क्या हो जाएगा रिस्टोरिंग टॉर्क क्या नाम हो जाएगा रिस्टोरिंग टॉर्क हो जाएगा मतलब एठन बोल सकते हैं एठन बल आंदोलन बोल सकते हैं इसको ठीक है जिसको हम क्या बोलते हैं रिस्टोरिंग कील लेते हैं। तो ये किस पे डिपेंड करता है फाई पे डिपेंड करेगा मतलब डिफ्लेक्टिंग एंगल पे डिपेंड करेगा क्योंकि जब ज़्यादा पहले ज़्यादा डिफ्लेक्ट हुई थी तो ज़्यादा घूम के आएगी कम घूमेगी तो कम घूम के आएगी वापस तो मतलब डिफ्लेक्टिंग एंगल पे डिपेंड है ज़्यादा डिफ्लेक्टिंग एंगल तो ज़्यादा रिस्टोरिंग और कम है तो कम तो मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिफ्लेक्टिंग एंगल के ऊपर और किसी भी प्रोपोर्शनलिटी को हटाते तो क्या लगता है कांस्टेंट लगता है तो क्या करें यहाँ पे सी फाई आ गया इक्वेशन नंबर 2 आ गई ठीक है और सी यहाँ पे क्या है स्प्रिंग कांस्टेंट भी बोल सकते हैं ठीक है। अब इक्वेशन दोनों टॉर्क है क्योंकि आपको पता है स्प्रिंग बढ़िया वाली तो जितनी घूमी होती है तो वापस आएगी तो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या आ जाएगा आपके पास कि टॉर्क डिफ्लेक्टिंग इक्वल टू टॉर्क रिस्टोरिंग तो क्या आ जाएगा एन आई ए बी इक्वल टू सी फाई तो आपके पास आई इक्वल टू क्या आ गया आपके पास सी फाई अपॉन में एन ए बी ठीक है। आपको पता है सी कांस्टेंट है एन नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट है एरिया ऑफ कॉइल क्या करंट को कम ज्यादा होने से इलेक्ट्रॉन चेंज हो जाएगा ये भी कांस्टेंट है मैग्नेटिक फील्ड बी भी कांस्टेंट है आपने लगा दिया और लगा दिया इसका मतलब ये सब क्या हो गए हैं कांस्टेंट हो गए हैं इसका नाम यहाँ पे मैंने दे दिया G5 तो मतलब यहाँ पे C अपॉन में एन ए बी इक्वल टू क्या आ गया G आ गया G यहाँ पे क्या है गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट है ठीक है तो आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या आ गया यहाँ पे फाई आ गया कोई दिक्कत है यहाँ पे अगर इसका मतलब अगर हम G तो कांस्टेंट हो गया मतलब अगर हम फाई की वैल्यू निकाल लें तो हमारे पास आंसर आ सकता है तो फाई की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं जो मिरर लगाते हैं इसका यूज करते हैं जैसे देखिए जैसे मान लीजिए ये आपका मिरर है पहले आपकी यहाँ पे कोई स्केल होती है क्या होती है स्केल होती है इससे मान लीजिए ये ऐसे घूम रही थी मतलब ऐसे डिफ्लेक्ट होने के कारण ये क्या होगा मिरर क्या होगा घूम गया है तो मान लीजिए फाई एंगल से घूमा देखो जैसे मान लीजिए ये है ये यहाँ पे है तो फाई एंगल से घूम गया है कितने एंगल से घूम गया फाई से तो यहाँ पे रे ऐसे आएगी लाइट रे और ऐसे ये टोटल एंगल कितने का होगा 2 का फाई से घुमा तो फाई प्लस में फाई क्या होगा 2 ये मान लीजिए डिस्टेंस कितनी है कैपिटल डी और यहाँ से यहाँ पे कितनी होगी है डी होगी है ठीक है। इसका मतलब हम यहाँ पे क्या निकाल लें फाई की वैल्यू निकाल सकते हैं ट्रायंगल ले लीजिए तो बाय ट्रायंगल कितना आ जाएगा ट्रायंगल आप यहाँ से लोगे तो क्या आ जाएगा 2 फाई आ जाएगा फाई भी ले लीजिए बाय ट्रायंगल नाम ले लीजिए ए बी ए एम बी तो क्या आ जाएगा 10 2 फाई ये क्योंकि बहुत कम एंगल होता है 10 2 फाई इक्वल टू क्या आ जाएगा 10 का फॉर्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस परपेंडिकुलर क्या है डी बेस क्या है डी तो 2 फाई इज वेरी स्मॉल तो क्या आ जाएगा आपके पास 10 2 फाई को क्या लिख सकते हैं 2 फाई लिख सकते हैं तो 2 फाई इक्वल टू क्या आ गया आपके पास डी अपॉन में 2 डी तो फाई इक्वल टू क्या आ गया डी डी अपॉन में क्या आ गया 2 डी आ गया
तो डी तो 2d तो कांस्टेंट है, डी डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगी ना, तो फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या आ गया यहाँ पे स्मॉल डी आ गया, तो मतलब आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फाई और फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या आ गया डी, और डी को हम कैसे निकाल सकते हैं, स्केल की सहायता से मेजर कर सकते हैं, तो हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, करंट की वैल्यू निकाल लेंगे। इस प्रकार से गैलोमीटर क्या करता है, करंट की वैल्यू को मेजर करता है इस मेथड के द्वारा, ठीक है। तो बहुत ही इजी था, इसका जो टॉपिक था उसका यूज हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे, वो देखिए। दो तीन पॉइंट्स हैं यहाँ पे। सबसे पहला आता है करंट सेंसिटिविटी, जिसको हम एस आई से लिखते हैं। ये क्या होता है, हाई अपॉन में आई होता है। हाई अपॉन में हाई क्या है यहाँ पे, डिफ्लेक्टिंग एंगल। यहाँ पे आई क्या है, आई क्या है यहाँ पे करंट। तो हम क्या कर देंगे कि डिफ्लेक्टिंग एंगल पर यूनिट फ्लोइंग करंट, मतलब डिफ्लेक्टिंग एंगल पर यूनिट फ्लोइंग इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड सेंसिटिविटी ऑफ ए गैलोमीटर। तो फाई की वैल्यू पुट कर लीजिए, फाई की वैल्यू यहाँ से पुट कर लीजिए आप। तो फाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिख लीजिए हियर, फाई इक्वल टू कितना है, एन आई ए बी अपॉन में सी। तो इसलिए एस आई इक्वल टू क्या आ गया, एन आई ए बी अपॉन में सी, अपॉन आई तो आई से कर दिया, क्या आ सकता है, एन ए बी अपॉन में सी। ये करंट सेंसिटिविटी आती है। कई बार आपसे पूछा भी जा सकता है करंट सेंसिटिविटी हो गया तो कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करती है, तो इन पे डिपेंड करती है, ठीक है ना, चारों पे। और कैसे डिपेंड करते हैं बता सकते हो, ऊपर वाले के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और नीचे वाले के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसी प्रकार से सेकंड जो पॉइंट आता है वो आता है वोल्टेज सेंसिटिविटी। क्या आता है, वोल्टेज सेंसिटिविटी। वोल्टेज सेंसिटिविटी में अपन में क्या आ जाता है, वी आ जाता है। तो क्या करोगे, डिफेक्टिंग एंगल पर यूनिट अप्लाइड वोल्टेज टू द गैलोमीटर इज कॉल्ड ए वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो भाई की वैल्यू तो इजी रहेगी, बट यहाँ पे क्या आ जाएगा, एस वी से नोट करते हैं इसको। एस वी इक्वल टू क्या था, अपॉन में सी आई वी। तो वी का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, आई आर। आर का मतलब जी होता है, जी यहाँ पे कांस्टेंट मान लिया हमने यहाँ पे, ठीक है। या आर मान लीजिए, या आर मान लीजिए। आर क्या है यहाँ पे, रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल। तो जी तो गैलोमीटर कांस्टेंट था ना, तो क्या आ जाएगा, एस वी इक्वल टू एन ए बी अपॉन में सी आई आर। आई लिखा है यहाँ पे, तो आई से आई करते हैं तो क्या है, एस वी इक्वल टू एन ए बी अपॉन में सी आर। इस प्रकार से क्या आएगा आपके पास वोल्टेज सेंसिटिविटी आती है। क्या आगे है, वोल्टेज सेंसिटिविटी। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट देखिए यहाँ पे। तीसरा पॉइंट यहाँ पे है फिगर ऑफ मेरिट ऑफ गैलोमीटर, या फिर दूसरा नाम होता है इसका एफिशिएंसी ऑफ गैल्वेनोमीटर, मतलब धारा मापने की दक्षता, ठीक है ना, ये निकालना है। इसको हम यहाँ पे ईटा से लिखते हैं। ये क्या होता है, आई अपॉन में फाइव या फिर 1 अपॉन में एस आई। क्यों, एस आई का मतलब जो करंट सेंसिटिविटी थी उसका अपोजिट हो गया, नहीं हो गया। तो करंट फ्लोइंग पर यूनिट डिफ्लेक्शन, द करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर इन द गैलोमीटर पर यूनिट डिफ्लेक्शन इज कॉल्ड एफिशिएंसी। तो यहाँ पे फाई का फॉर्मूला पता ही है, अभी निकाला था, क्या आया था आपके पास, यहाँ पे आया था वो एन आई ए बी इक्वल टू क्या था, सी फाई था। तो फाई इक्वल टू क्या था आपके पास, एन आई ए बी अपॉन में सी आया था। तो इक्वल टू क्या आ गया, आई अपॉन में एन आई ए बी अपॉन में सी। आई से कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया, सी अपॉन में एन ए बी, या फिर इक्वल टू 1 अपॉन में एस आई, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास ये 3 पॉइंट्स थे। तो अच्छे से करना है, दोनों टॉपिक बहुत ही अच्छे थे और थोड़े मैथमेटिक्स इसमें ज़्यादा था, तो अच्छे से करना है इसको। ओके स्टूडेंट्स।